को, अगर आप लोग का आदेश हो तो। ये सब तो खैर समझा ही दिया था, मुझे थोड़ा सा डेल्टा के बारे में बात करनी है। चलें? ठीक है भाई, चलिए देखिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई क्या बोलते हैं, कल ये बात हुई, एक होता है डेल्टा ओ, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा बोलते हो, जिसको आप सी एफ एस ई बोलते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हो। और एक डेल्टा टी, जिसमें टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। हमें कैसे पता लगेगा कि डेल्टा कम है या ज्यादा है? क्योंकि डेल्टा के ही ज्यादा और कम होने से यह पता लगता है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। सीधी बात है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसे इन्होंने बताया तो थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं बता देता हूं। पहला, अगर मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा, हाई होगा, तो डेल्टा ज्यादा होगा। तो जैसे Fe2+ है और Fe3+ है, और आपसे पूछ लिया गया किस केस में CFSE ज्यादा होगी, तो निश्चित रूप से इसमें ज्यादा होगी। दूसरा बेटा, अगर मेटल 3D का है, 4D का है, 5D का है, तो 5D में डेल्टा हमेशा 4D से ज्यादा होगा, और 4D में 3D से ज्यादा होगा। और तभी तो मैंने कहा था कि 4D और 5D का अगर कोई मेटल फंस जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, डेल्टा ज्यादा होगा। और अगर डेल्टा ज्यादा होता है तो पेयरिंग होती है। तो आप लोग याद करो, एक मैंने क्वेश्चन कराया था प्लेटिनम का। माँ जी, प्लेटिनम जैसे मेटल्स के साथ में वीक भी जो है वो स्ट्रांग होते हैं, और वहां तो आपको पेयरिंग करनी ही करनी है, अगर आपको याद हो तो। उसका कारण ये है। तीसरा, डेल्टा ओ में 6 लिगेंड अटैक करते हैं, डेल्टा टी में 4 करते हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी को 6 बदमाश पीटेंगे तो ज्यादा पीटेंगे, और किसी को 4 बदमाश पीटेंगे तो कम पीटेंगे। तो ये देखा जाता है कि जो हमारा डेल्टा टी होता है, वो लगभग 4/9 डेल्टा ओ होता है, वो लिखा हुआ है। 4/9 को 8 मान लो, लगभग 1/2 होता है। तो 1/2 तो फैक्ट है, लेकिन ये वाली वैल्यू कम क्यों है, ये मैंने आपको बता दी। और चौथा, अगर लीगैंड स्ट्रांग होगा तो भी डेल्टा ज्यादा होगा। और लीगैंड स्ट्रांग के लिए मैंने कल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। क्या? आई बहार, सचिन कल से फरार, ओह ऑक्स ने पानी पिया नाक से, इडियट अमन प्रेजेंट इन कनाडा एंड कोलंबो। तो वो पूरी सीरीज आपको याद हो गई होगी। तो आपको ये जानकारी रखनी है कि डेल्टा किन किन चीजों से घटता बढ़ता है, और इस पे हमारे PYQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उनको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। रोहित कुछ पूछ रहा है। अच्छा, रोहित पूछ रहा जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है। सही बात है बेटा, जॉन टेलर इफेक्ट एक बार पूछा गया था। वैसे तो मैं बता दूं, वो ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि जॉन टेलर इफेक्ट हम जो है इसी टॉपिक के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। हालांकि
उन्होंने जॉन टेलर इफेक्ट का जो नाम लिया था, इसका मतलब रोहित ने क्वेश्चन करे हैं, निश्चित रूप से करे हैं। तो पहली बात तो जॉन टेलर इफेक्ट जो है रोहित ने जो पूछा है, रुको एक बार, पहले पहले एक काम कर लेते हैं, पहले पढ़ा देते हैं, पहले इसको खत्म कर दें, फिर उसके बाद जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वो एक ऐतिहासिक भूल थी, वो क्वेश्चन एक ही बार आया है 25 सालों में, और वो दुर्भाग्य था उस वक्त के बच्चों का, एक ही क्वेश्चन आया था। क्या होता है, ये ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जब सारी चीजें पढ़ा ली, तो अब मैं आपके सामने कलर की बात करता हूं, और कलर की बात करना बहुत जरूरी है इस थ्योरी में। भाई मेरे, आप सब जानते हो, ये सब लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपके सामने, एनसीईआरटी आप लोगों ने खोल के रखी होगी। कलर कब आता है? डी डी ट्रांजिशन की वजह से। और हम सब जानते हैं, जो वो कलर एब्जॉर्ब करता है वो नहीं दिखाई देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। और उसके लिए मैंने आपको एक कलर की व्हील बता रखी है। जैसे अगर किसी ने येलो कलर एब्जॉर्ब किया तो वो वायलेट दिखाई देगा, अगर किसी ने ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो वो लगभग रेड एब्जॉर्ब दिखाई देगा। अगर किसी ने, मान लो ये कहा जाए, किसी ने रेड एब्जॉर्ब किया तो यहां पे कुछ ब्लू टाइप का आ जाएगा। तो यहां क्या लिखा है छोड़ो, ये तो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। अब यही सब लिखा हुआ है, देखो लिखते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करो। कंसीडर, फॉर एग्जाम्पल, यहां से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, काफी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर फॉर द एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है, वायलेट कलर का होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके पास में 3d1 होता है, और d1 में dd ट्रांजिशन हो गया। इन द मेटल d ऑर्बिटल इज इन द T2g लेवल इन ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट हाई एनर्जी अवेलेबल इज द Eg लेवल। आपको तो पता है T2g नीचे होता है, Eg ऊपर होता है। If the light corresponding to the energy blue green is absorbed, then the complex it would excite the electron from T2g से Eg लेवल। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है ये? कॉन्सिक्वेंटली मुझे वायलेट कलर दिखाई देता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और इसी तरीके से डीडी ट्रांजिशन होता है, ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका है। जैसे ये देखो, यहां से यहां चला गया, पहले यहां था फिर यहां चला गया। आगे पढ़ो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर लिगेंड नहीं होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, और सब्सटेंस जो है वो कलरलेस होगा, ये भी हम जानते हैं। अगर मैं यहां से पानी हटा दूं हीटिंग करके तो लिगेंड खत्म, और लिगेंड खत्म हो गया तो इट रेंडर्ड इट बिकम कलरलेस। ठीक है। सिमिलरली CuSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन उसके साथ में अगर वाटर लिगेंड डाल दो तो ब्लू कलर्ड हो जाता है। ये सब हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और ऐसे ही इन्होंने कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हैं। मैं चाहूंगा कि उस एग्जाम्पल पे आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, और थोड़ा सा जो है आप इस बात को समझें कि क्या चीज होती है। देखो, पहले निकेल के पास में वाटर था, तो लिगेंड वाटर था, सही है। उसके बाद में क्या है कि भाई लिगेंड में, निकेल में वाटर होता है। जब मैंने ईएन डाला तो ईएन जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि ईएन CH2NH2 CH2NH2 होता है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वाटर से। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। और स्ट्रॉन्ग वीक को रिप्लेस कर देता, तो पहले ग्रीन कलर था, अब ब्लू कलर आया। फिर और ईएन डाला तो ब्लू से पर्पल होने लगा, फिर और ईएन डाला तो वायलेट होने लगा। समझ में आ रहा है? तो रीजन सुनो, इसका रीजन मैं समझाता हूं, कारण क्या है।
अपना जो कलर व्हील है वो कुछ इस तरह का है, यूं यूं यूं, वेब ग्योर, मोटा मोटा यही दिया जाता है। हालांकि कुछ बीच के कलर और होते हैं जो दो कलर को मिला के बनते हैं, लेकिन मैं उनकी बात जर्नल नहीं करूंगा। एक बात बताओ, जब पानी था तो उसका कलर कैसा दिख रहा था? ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब यह हुआ कि वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और आपको पता है कि रेड की एनर्जी सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, हाँ वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये तो हम पढ़ते हैं। अब जब मैं ईएन डालूंगा और यहां लिगेंड स्ट्रांग होगा, तो एक बात बताओ, लिगेंड स्ट्रांग होने से क्या होगा? लिगेंड स्ट्रांग होने से यह होगा कि स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, डेल्टा बढ़ जाएगा, और फिर एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी इधर तो है नहीं, इधर चलो भाई, इधर ज्यादा एनर्जी है, तो वो कुछ इधर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर इधर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर का कलर दिखाई देगा, यानी ब्लू वायलेट इंडिगो टाइप का कुछ दिखाई देगा। तो देख लो, ब्लू वायलेट इंडिगो टाइप का कुछ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन मेडिकल के पी वाई क्वेश्चन VPYQ में बहुत बार पूछा गया है कि अगर ये लिगेंड की जगह ये लिगेंड आ जाए तो क्या हो सकता है, किस तरह का कलर दिखाई देगा, वगैरह वगैरह, और 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी। तुमको ब्लू और पर्पल याद नहीं करना है, आपको ये देखना भाई पहले क्या था। तो पहले आपका ग्रीन था, तो ग्रीन आने का मतलब वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा था। रेड की एनर्जी बहुत कम थी, यानी कि इस केस में वाटर के लिए डेल्टा बहुत कम है, और होना भी चाहिए क्योंकि वाटर एक वीक लिगेंड है। लेकिन जैसे ईएन की एंट्री होती है वो डेल्टा बढ़ जाएगा, और अगर डेल्टा बढ़ गया तो फिर एनर्जी भी ज्यादा चाहिए T2G से EG में जाने के लिए। तो इधर का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो इधर का कुछ दिखाई देगा, और जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते जाओगे उतने कलर वायलेट की तरफ बढ़ता चला जाए। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी। मैंने लाइन टू लाइन आपको समझा दी है। कलर मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं अंतिम हिस्से में जा रहा हूं। ये सब तो आपको पढ़ना है, और अब मैं जो हूं यहां से लिमिटेशन ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैं यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा। बताइए, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। हाँ, चलिए हो गया। अब हमारा अंतिम हिस्सा शुरू होता है। देखो, इस चैप्टर के लास्ट में यूजेस भी हैं, और यूजेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, और उन सारे यूजेस को आपको पढ़ना है और याद करना है। उन्हीं यूजेस में से क्वेश्चन भी बनता है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं क्या स्थिति है। देखो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल मतलब अगर मेटल के साथ में लिगेंड CO हो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर X हो, हमारे लिए तो ज्यादातर 4 और 6 ही होगा, तो इसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल। और इन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं। तो अगर हम इसे ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक हो गया, और मेटल, इन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं। अगर कार्बन और मेटल के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड हो और वो कोवलेंट हो या कोऑर्डिनेट हो, तो उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे अपना ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, इन चीजों के बाद अगर हम विषय को आगे बढ़ाते हैं, तो ये मेरे पास कुछ फार्मूले दे रखे हैं। बताऊंगा आपको क्या चीज है और ये कैसे है, मैं इसको समझाता हूं। मैं क्या देख रहा हूं,
निकिल के साथ में 4 CO है, Fe के साथ में 5 है, क्रोमियम के साथ में 6 है, मैग्नीज में कुछ और हो गया, कोबाल्ट में कुछ और हो गया। मैं समझाता हूं इसको कैसे हो गया। देखो, आपको ये बात अच्छे से पता है कि निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, और जब इसके पास में CO आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 28, 30, 32। तो ये क्या चाहेगा कि मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी नोबल गैस के बराबर हो जाए और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। मैंने जैसे कल आप सभी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, तो उसमें आप सबने देखा था कि भाई 28 से 36 होना चाहते हैं सभी के सभी। तो 28 से 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो 4 लिगेंड आने चाहिए, इसीलिए CO 4 आए। और 4 की शेप कैसी होगी? मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मैंने बताई थी कितनी, अगर आपको याद हो तो sp3 बताई थी। और sp3 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होने की वजह से इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी। आओ, Fe में 26, ये भी 36 होना चाहता है, 10 का डिफरेंस, तो 5 CO लेना पड़ेगा, और 5 के लिए शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्रोमियम की कितनी होती? 24, ये भी 36 होना चाहेगा, तो 12 के लिए 6 लिगेंड चाहिए, हो गया। लेकिन अब ये क्या चीज है, मैं बताता हूं कि ये जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज, ये 25 होता है, तो 36 तो ये भी होना चाहता है। लेकिन समस्या कुछ और है, यहां पे डिफरेंस 11 का है। अब 5.5 तो नहीं आ सकते, तो क्या होता है, पहले मैग्नीज के पास में CO 5 आ जाते हैं, तो ये मैग्नीज कहता है यार मैं तो 35 ही हुआ अभी, 25 से 35 चाहिए 36। तो क्या होता है, ऐसे ही MnCO5 दूसरा भी बनता है, वही 35 होता है, और फिर Mn और Mn के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो जाती है, तो 36 हो गए। इसलिए इन्होंने यहां मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 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 लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब आप देख लो, 25 से 5 मिले CO के द्वारा 10, तो 35 हो गया, और इधर कोवलेंट बॉन्डिंग नॉर्मल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 36 हो गया। तो यहां पे दो लोगों को क्यों जुड़ना पड़ा, और यहां पर भी क्यों दो लोगों को जुड़ना पड़ा, मजबूरी क्या थी, समझ में आया? और ऐसे क्वेश्चन पता मेडिकल में कैसे पूछे जाते हैं, जब मेटल दो हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर, और जब मेटल एक हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूनी या मोनो न्यूक्लियर। तो पूछा जाता है कौन से का कार्बोनिल पॉली न्यूक्लियर है, तो एक Mn का है और CO का है। और अगर मेरी ट्रिक समझ गए हो, तो अगर 36 और 25 का डिफरेंस ऑड नंबर आ जाए, या दो के बीच में ऑड नंबर का डिफरेंस हो जाए, कि जहां हो और जहां जाना चाहते हो उनके बीच का डिफरेंस ऑड नंबर हो जाए, वो हमेशा पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो गया। तो मैंने इस विषय पे बात करी कि ये हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आगे सुनो, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही समझाने वाला टॉपिक है, और समझा रहा हूं, बता भी रहा हूं, ठीक है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। जब विषय को आगे बढ़ाते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से कह सकते हो कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं मेटल और कार्बोनिल के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, एक नहीं दो। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, और इस बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। और अगर हम इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, तो पता सिनर्जिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं? बताता हूं आपको, अभी समझाता हूं आपको, रुक जाओ। देखो, कभी भी दुकानदार के पास में करियाना स्टोर में चले जाओ, वहां पे आपने 1 किलो शुगर ले ली, तो पॉलीथीन में शुगर डाल के आपको देता है, आप उसको गौर करना।
1 किलो शुगर डाली या आधा किलो शुगर डाली पॉलीथीन में। उसके बाद उसने क्या किया, ऊपर से गांठ बांधता है एक। लेकिन आपने कभी गौर किया है क्या वो एक गांठ बांधता है? नहीं, वो कम से कम 2-3 गांठ बांधता है। दो तो बनता ही बनता है। क्यों भाई? एक ही गांठ में तो बंद हो गया था, फिर दूसरी और तीसरी गांठ बांधने की जरूरत क्या है? पता क्या है कि अगर वो सिर्फ पहली गांठ बांध के छोड़ के आपको दे देगा तो वो गांठ खुल जाएगी। वो पहली गांठ ना खोले इसलिए दूसरी और तीसरी गांठ वो बांधता है। करियाना स्टोर की मैं बात कर रहा हूं। इसे ही केमिस्ट्री में सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं कि दूसरी बॉन्डिंग इसलिए बनेगी कि पहली को मजबूती देनी है, नहीं तो दूसरे बनने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी क्यों बनी? क्योंकि पहली कमजोर रह गई थोड़ी सी। बताता हूं कैसे, देखो। नहीं तो सिग्मा में काम चल जाता। ये देखो फिगर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं आपके सामने इस बात को समझाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूंगा। हम सब जानते हैं कि सीओ लिगेंड है और मेटल है। मेटल के पास में खाली ऑर्बिटल भी होते हैं और भरे हुए ऑर्बिटल भी होते हैं। खाली ऑर्बिटल से उसे इलेक्ट्रॉन लेना है, और देना किसने? सीओ ने। और सीओ के पास में भी भरा हुआ है, और ये भरा हुआ है और खाली भी है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें एमओटी से, तो हमें पता है कि बॉन्डिंग भी होती है और एंटी बॉन्डिंग भी होती है। बॉन्डिंग सारा भरा होता है, एंटी बॉन्डिंग खाली होती है। तो आप देख सकते हो कि सीओ का जो भरा है वो ये है, और जो खाली है ये, वो एंटी बॉन्डिंग है। देखो यहां पाई स्टार लगा है, और आप सब जानते हो कि स्टार जो है हमेशा एंटी बॉन्डिंग पे लगता है। ठीक, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले सीओ ने अपने धर्म को निभाते हुए, धर्म का मतलब समझते हो कि भाई सीओ मैं लिगेंड हूं, मेरा धर्म है कि मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देना, दे दिया उसने। दे दिया, पहला बॉन्ड बन गया। देखो ये सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड कमजोर होता है पहला, यहां पे, इस जगह पे। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, अगर ये बॉन्ड कमजोर होता है तो गांठ खुल जाएगी। तो मेटल ने देखा और सीओ ने देखा, बोले यार अब तो ये गांठ खुल जाएगी, बात तो बनी नहीं। बोले ऐसा करो दूसरी गांठ बांधो। तो सीओ कहता जी अब तो मेरे पास है ही नहीं कुछ देने को, और दूसरी गांठ कैसे बांधो, दूसरी बॉन्डिंग कैसे बनाऊं? तो मेटल कहता कोई नहीं, अगर मेरे पास खाली है तो मेरे पास भरे हुए भी तो इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे आपको याद होगा, जैसे हम पेयरिंग कर देते हैं ऐसे, तो 2 खाली करके हम ऐसे नहीं कर देते। तो खाली में वो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये भी तो इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं भरे हुए। और वो कहते हैं कि भैया अब एक काम करो, तुम मत दो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तुम अपना खाली ऑर्बिटल दे दो और हम उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो ये दूसरा बॉन्ड बन गया, दूसरी गांठ बांध दी, और इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहेंगे। तो क्या ये सिनर्जी के इफेक्ट नहीं है? और क्या विशेष देख रहे हो कि सीओ लिगेंड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है। इसीलिए हम सीओ को पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं। भाई लिगेंड तो कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। और पाई एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि आमतौर पे जो एसिड होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसका नाम पाई एसिड लिगेंड है। और इसीलिए हम सीओ को पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। और ऐसा काम करने वाले सिर्फ सीओ ही नहीं है, सीओ है और एनओ प्लस भी है और सीएन माइनस भी है। ध्यान रखना, इन तीनों में सिनर्जी के इफेक्ट होता है। हाँ, ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा फेमस सीओ का है,
लेकिन PYQ क्वेश्चन करोगे या मेडिकल के क्वेश्चन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई सिनर्जी के इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो CO में हो सकता है, NO प्लस में हो सकता है, CN माइनस में होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि CO को क्या बोलेंगे, पाई एसिड लिगेंड बोलेंगे, इसके बीच का बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा होता है कि पाई होता है कि दोनों होते हैं, अरे दोनों होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? दोनों होते हैं। आप मेरी अगली बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। देखो बात यह हम सब जानते हैं कि C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या डाउट है। लेकिन इस दूसरी बॉन्डिंग होने से इस पे क्या फर्क पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, बढ़ जाता है, लेंथ घट जाती है, बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन मेडिकल में कई बार आ चुका है। तो आपको याद होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता था। अगर इलेक्ट्रॉन CO के एंटी बॉन्डिंग में डाले जाएंगे यानी इसमें, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर घट नहीं जाएगा? और अगर बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ गया कि नहीं? इसलिए इस CO का बॉन्ड ऑर्डर घटता है और लेंथ बढ़ती है। और हां, जब दूसरी गांठ बंध गई फिर तो नहीं खुल सकती पहली गांठ। तो ऐसा होने से यह सिस्टम बहुत स्टेबल हो जाता है और इसीलिए हम CO को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं, कनाडा कोलंबो। इसीलिए इसी वजह से मानते हैं। और एक ध्यान में मेरा और क्वेश्चन आया, वैसे तो वो IIT में आया है कि PMT में आया, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। देखो एक मेरे पास मेटल CO6 है, ये है क्वेश्चन, कुछ ऐसा याद आ रहा है। MCO6 प्लस है, एक MCO6 माइनस है। एग्जाम में पूछा गया किसमें सिनर्जिक इफेक्ट सबसे तगड़ा होगा, ये क्वेश्चन था। इसमें भी क्या सोचना है, सिनर्जिक इफेक्ट में क्या होता है। मेटल कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो किसका सिनर्जिक इफेक्ट सबसे तगड़ा होगा? जिसके पास में फालतू इलेक्ट्रॉन होंगे। फालतू इलेक्ट्रॉन प्लस में तो होते नहीं, न्यूट्रल में तो होते नहीं, लेकिन नेगेटिव में होते हैं, तभी नेगेटिव है। इसलिए सिनर्जिक इफेक्ट सबसे तगड़ा इसका होगा। और अगर 4 मेटल दे दिए जाएं और पूछा जाए कि किसका सिनर्जिक इफेक्ट सबसे तगड़ा है, या तो चार्ज देख लो जैसे ये क्वेश्चन था, और अगर चार्ज नहीं है और अलग अलग मेटल हैं तो किसके पास में d ऑर्बिटल में भरे हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो देख लो, उसका ही सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ये 5-6 मिला जुला के क्वेश्चन मेडिकल में आते रहते हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसकी बहुत गहराई में मैं नहीं गया, वो IIT एडवांस के बैच में मैं जाता हूं और इसमें तो अभी भी बहुत कुछ बताने को बाकी है, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल्ड जरूरत नहीं है, कम से कम मेडिकल के एग्जाम में। लेकिन जितनी जानकारी मैंने दी 6-7 तरह के क्वेश्चंस की, क्या वो आप समझ गए बेटा? और ये मैंने समझाने का मेरा प्रयास था। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं और वो मैंने इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। वही सब लिखा हुआ है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग, ये वो फलाना ढमका, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, और अगर कोई डाउट है तो बता दो भाई, सीधी बात है। हो, चलो पूजा का रिस्पॉन्स आया, और बोलो। बाकी बच्चे बोल तो दो यार, हाँ या ना में क्या जवाब दोगे। जैस्मिन का भी आ गया। और कोई भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चैप्टर का अंतिम टॉपिक था, बस खत्म। आंचल का भी आ गया, रोहित का भी आ गया, चलो अच्छी बात, चलो हो गया। तो इस तरीके से आप सबने ये देख लिया, आ गया सबके समझ में? क्लियर बच्चों? बहुत अच्छी बात है। और हर्षिता का भी अब आ गया, ठीक है बेटा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है, मैं आगे चलता हूं और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करता हूं। देखो भाई, आप सब जानते हो कि मेटल पे अगर 4 लिगेंड अटैक करेंगे और ये बनाएंगे ML4 और इस पे नेट चार्ज कुछ होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते हैं, तो हर रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? और ये K जितना ज्यादा होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। क्यों ना हो? अरे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K ज्यादा है तो इसका मतलब स्टेबल है, सीधी बात है, तभी ज्यादा बन रहा है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि K ज्यादा होगा। अब इसी में इन्होंने दिखा रखा है कि जब पहला लिगेंड आया तो K1 आया, दूसरे लिगेंड का K2 आया, तीसरा लिगेंड आया तो K3 आया, चौथा आया तो K4। और ये कैसे लिखा गया, समझ गए ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और फिर जब चारों जुड़ गए तो बीटा 4 दे दिया। तो आपको तो पता ही है यार, बताने की क्या आवश्यकता है कि जब 4 रिएक्शन को जोड़कर कोई रिएक्शन बनती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाइड होते हैं। और वही बात यहां पे दी भी हुई है, बीटा 4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ये गलत छपा नहीं है शायद, ये K3 इंटू K4 ये होता है। और जितना ज्यादा बीटा 4 होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इसमें दिया हुआ है सारा कुछ, यानी जिसका K हमें ज्यादा होगा। और K किसका ज्यादा होगा? जिसमें लिगेंड स्ट्रांग होगा। तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन चैप्टर तो हो गया। मैं यहां पे कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, इससे भी कुछ सवाल बनते हैं। देखो, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी K, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो एनसीईआरटी में उतना बताया नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पहला, चार्ज ज्यादा होना चाहिए मेटल पे, चार्ज ज्यादा होना चाहिए मेटल पे। इससे क्या होगा? मेटल ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जल्दी बॉन्डिंग होगी, K ज्यादा होगा। दूसरा, लिगेंड का बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? अरे लिगेंड का काम बेस है, और वो अच्छा बेस होगा तो जल्दी दे देगा, तो K ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, तीसरा आपको मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। मेटल के 2 क्लास होते हैं, एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी। मेटल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। क्लास ए में एस ब्लॉक आते हैं और क्लास बी में हैवियर मेंबर डी ब्लॉक के आते हैं। हैवियर मेंबर डी ब्लॉक के आते हैं क्लास बी में। और मेटल है तो इलेक्ट्रॉन सभी को चाहिए। ठीक, अब मेरी बात सुनो, एस ब्लॉक के मेटल ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? जो जैसा है वैसे के साथ जुड़ना पसंद करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ। और जो हैवी मेंबर हैं क्लास बी के, वो उतना रिएक्टिव नहीं होते, तो वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, तो वो उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर उतना नहीं है, यानी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। ये उनकी पसंद है। अरे जैसे को तैसा, सीधी बात है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहेगा। तो अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड दे दो तो K बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे को तैसा मिल गया, सीधी बात है, दोनों को मन मुताबिक मिल गया। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दे दो तो भी K बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दे दूं या उल्टा कर दूं तो K कम हो जाएगा। तो मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास ए किसको पसंद करते हैं? फ्लोरीन को पसंद करते हैं, ऑक्सीजन को पसंद करते हैं, नाइट्रोजन को पसंद करते हैं। क्यों? यही तीनों बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्लास बी इनके अलावा किसी को पसंद करते हैं।
तो जो जिसको पसंद है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आप दे देते हो, मतलब वो चीज उसको दे देते हो, तो के बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, वो ये पॉइंट है, एक होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इसमें दिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, शायद मेडिकल में आता हो या नहीं आता हो, मैं जानता नहीं। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, तो जो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता है, मैं बताता हूं क्या होता है। देखो, मान लो मैं 4 नाइट्रोजन यहां ले लूं, और ये चारों नाइट्रोजन जो है वो मान के चलिए एक पहले से ही बड़ी सी रिंग में जुड़े हुए हैं ऐसे। और यहां पे मैं क्या करूं, बीच में मेटल रखता हूं, रख दिया, और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं, ऐसे बना दिया। तो पहले एक ही रिंग थी, अब रिंग बढ़ गई, 4 हो गई, और रिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। इसी को ही हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब आप समझते हो, अगर लिगेंड में पहले से ही रिंग हो और जुड़ने के बाद रिंग की संख्या बढ़ जाए, हाय हाय हाय, क्या बात है, स्टेबिलिटी तो और बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी तो और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। और इसी को बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। पहले बड़ी रिंग थी, अब छोटी छोटी हो गई, लेकिन वो ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। आपको पता है, ये जो दुनिया हरी भरी है, वो क्लोरोफिल का कॉम्प्लेक्स है, और वो मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक का है, वो तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। फिर वो बनता कैसे है? अरे उसके साथ में जो लिगैंड है ना, वो इस क्वालिटी का है, और वो मेटल के ना चाहने के बावजूद भी इतनी स्टेबिलिटी दे देता है कि मेटल को कोई नहीं पूछता है। तो ये जो दुनिया इतनी हरी भरी दिखती है क्लोरोफिल की वजह से, उसका कारण यही इफेक्ट है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हालांकि इन्होंने दिया तो नहीं, बस मैथमेटिकल वैल्यू दे दी है, लेकिन इसके भी सवाल कुछ मेडिकल में आते हैं, और वो मैंने अब आपको बता दिया है। क्या आपको समझ में आए? और क्या ये चैप्टर समझ में आया आपको? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, एक चीज अभी और रह गई है, यूजेस, वो आपका काम है कि ये क्लोरोफिल में ये होता है, विटामिन B12 में ये होता है, फोटोग्राफिक में ये होता है। डॉक्टर आपने बनना है, मेडिसिन याद करनी पड़ेगी, इसलिए उन सब चीजों को याद करना पड़ेगा। बोलो, बस। तो ये मैंने अलग से पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर थ्योरी समझ में आ गई है, क्लास खत्म करते ही क्वेश्चन करने बैठ जाओ, सारे निकल जाएंगे। एक आध अगर डाउट है तो देख लेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ, और इस पे मैं ज्यादा बताना इसलिए उचित नहीं समझता हूं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मसला है, और इस मसले को हम पहले ही सुलझा चुके हैं, तो कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, ओके ओके ओके, सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, और ये चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंस आपने पढ़नी है, ठीक है भाई। आप रोहित के क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं। देखो, मैं आपको बताता हूं रोहित के इफेक्ट का क्या है, कि भाई जॉन, पेन बदल देते हैं, इस पे येलो कलर अच्छा नहीं लगेगा, इस पे कलर ऐसा लगेगा, जॉन टेलर इफेक्ट। देखो, जॉन टेलर इफेक्ट तब होता है जब ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल हो। ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल हो, ईजी। रोहित भी ध्यान से सुनो, एक ही बार आज तक दुनिया 25 साल में एक ही बार आया है, लेकिन चलो बता देते हैं जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, समझे? और इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनने तय हैं, बिल्कुल तय हैं। और सारे PYQ क्वेश्चन करने पिछले 20 सालों के, बस उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हम पे भी तो विश्वास करो ना कि हम क्या बता रहे हैं।
भाई जी 2016 में आया था, हाँ 2016 में, याद है, एक ही बार आया आज तक बस। और ये हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं या आईआईटी एडवांस में पढ़ाते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट बताता हूं क्या होता है, देखो। जब हम स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग करते हैं, हम लोगों ने यहां दो स्प्लिटिंग पढ़ी, ऑक्टाहेड्रल की और किसकी, टेट्राहेड्रल की। स्क्वायर प्लेनर की नहीं पढ़ी, आपको मैं बताता हूं। स्क्वायर प्लेनर की जो होती है, स्क्वायर प्लेनर की जो होती है वो, देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर में 4 ही लिगेंड होते हैं, नहीं पहले 6 आते हैं। और किसी कारण की वजह से, वो कारण जॉन टेलर ने दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन लौट जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि एक आदमी को 6 बदमाश पीटने आए, और जब मार पिटाई शुरू हो गई तो 2 बदमाश जो थे वो थोड़े से कमजोर दिल वाले थे, वो भाग गए, बेचारे बचे। लेकिन सब कुछ हुआ तो 6 के हिसाब से ना। तो स्थिति पहले कैसे हुई, पहले 6 के हिसाब से स्प्लिटिंग होती है, और 6 के हिसाब से तो अपने को पता है स्प्लिटिंग कैसे होती है, एक में 2 और एक में 3। 8 6 में तो अपने को पता ही है। ये कौन कौन है मैंने बता ही दिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, ये हो गया डी एक्स। 6 के साथ हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये टी टू जी है, ये ई जी है। अगर मान लो कुछ ऐसी स्थिति हो कि ईजी में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक में 1 हो, तो क्या ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, एक में 2 एक में 1, ये तो अन्याय है, समझे। तो अब देखो, लिगेंड कितने थे, 6, अटैक तो बदमाश 6 आए थे करने, ऐसे 6। अब ये बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो इसमें होंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, माइनस में, और या फिर डी जेड स्क्वायर में होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि वो कहां है, तो जरा सोचो, अगर वो यहां रहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, क्योंकि ये पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहेंगे, मतलब अब आप कहोगे सर आपने तो लिख दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, क्यों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये पहला डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या दिक्कत है, तब भी रह सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप खुद सोचो कहां रहेगा। देख भाई, सबको भड़क कम चाहिए इस जीवन में, भड़क समझते हो, सबसे कम चाहिए, सबको सबको कम चाहिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां एक्स वाई पर रहेंगे तो 4 लिगेंड का मुकाबला करना पड़ेगा और मार खा जाएंगे। और अगर यहां रह जाएंगे एक्स जेड पे, तो 2 ही लिगेंड का मुकाबला करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्लियर है। और 2 की, हालांकि आप कहोगे ये एक भी तो है, लेकिन चलेगी किसकी, पहले 2 की। भाई मैं कहां रहूंगा, उसके बाद जो जगह बच जाएगी उसमें तुम दूसरी जगह आ जाना है। और बेचारा ये अकेला है अनपेयर्ड, उसकी बात मानेगा। तो आप ही मुझे बताओ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेंगे, डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इस रास्ते पर दुश्मन कम मिलेंगे। हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, 6 बदमाश पीटने आए, 2 एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे, 2 जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मजबूती से सामना हुआ, उन्होंने इस दुश्मन को भगा दिया, और बस 4 ही रह गए अब। और वो जो 4 रह गए, कौन कौन से रह गए, एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले रह गए। तभी शेप स्क्वायर प्लेनर बनती है। तो पता है नया डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनता है, पहले 2 में स्प्लिटिंग हुई और इधर 3 थी, उसके बाद जब 4 रह गए, 2 भाग खड़े हुए। और क्यों भाग खड़े हुए, क्योंकि T2G ऑर्बिटल कैसा था, अनसिमेट्रिकल था। इसी को ही जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं, कि वो अपने प्रभाव से दुश्मनों को भगा दे। तो फिर एक नई स्प्लिटिंग होती है, और इसमें भी एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। ऊपर कौन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर नीचे आता है। क्यों, क्योंकि अगर उसने अपने दुश्मनों को भगा दिया है तो वो स्टेबल हो गया, और अगर स्टेबल हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये 2 हो गए। और इसमें कौन कौन से थे, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड हुआ, ठीक है।
तो इसमें भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन तो ये प्रभाव पड़ता है। और इसी को ये हम कहते हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। हालांकि ये ज्यादा आता नहीं मेडिकल में। 2016 में ये बता रहा कि आया हुआ है। मैं 25 सालों के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि बस ये जॉन टेलर इफेक्ट एक ही बार आया, और वो भी थोड़ा सा नॉमिनल सा आया है। आप जब PYQ क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ये सब दिखाई देगा। तो यही है जॉन टेलर इफेक्ट कि लिगेंड 6 थे, ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल था, 2 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए जहां उनको भड़क कम मिल रही थी, और उसका फायदा यह मिला कि वो 2 दुश्मनों को भगा गए। यही जॉन टेलर इफेक्ट होता है, और ये स्क्वायर प्लेनर होता है। और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग के बाद स्प्लिटिंग भी होती है। एक तो ये वाली स्प्लिटिंग हुई और एक फिर ये वाली हुई। इसीलिए कहा जाता है कि जो डेल्टा SP होता है स्क्वायर प्लेनर वाला, वो सबसे ज्यादा होता है, फिर डेल्टा O होता है, और सबसे कम डेल्टा T होता है। तो ये बड़े बड़े ही अच्छे टॉपिक हैं, और सबको समझ में आ गया है